लेक्चर नंबर 17 में हम दो टॉपिक की बात करेंगे जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ये आज जो आपका नया टॉपिक ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 2020 में एग्जाम में प्रश्न रखा गया था यहीं से, इस पहले चैप्टर का सॉलिड स्टेट का यहाँ से प्रश्न काफी बनने का संभावना पाई जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड अर्थात ठोसों में दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोसों में दोष पढ़ेंगे। बट उससे भी पहले मैं कुछ चीजें पिछले वीडियो में हमारा कट गया था, जो हम बात कहना चाहते थे वो पूरी नहीं कर पाए, तो मैं उस वीडियो का जो शेष भाग था मैं उसको पहले थोड़ा सा पूरा कर लूंगा। 2-4 मिनट का है तो मैं उसको देता हूं और इसके बाद मैं ठोसों में दोष की बात करूंगा, अपूर्णता की बात करूंगा। ओके, तो चलिए मैं फटाफट बिना देरी करते हुए मैं उस लिस्ट को तैयार कर देता हूं जहां पर बात हुई थी। तो रेडियस रेशियो था पहला, त्रिज्यानुपात, ये आपकी टेबल थी, आपको बनाया गया था। टेबल में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी थी और फिर इसके बाद यहाँ पर संरचना थी, स्ट्रक्चर यूनिट सेल का, यूनिट सेल स्ट्रक्चर था और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी रखे थे। चलिए एग्जांपल्स, ये आपका एक टेबल बनवाई थी मैंने। इसमें देखते हैं, पहला था, आपको याद हो तो नंबर इसका तो मालूम होगा ना, 3, 4, 6, 8 इस प्रकार से एक नंबर दिया था। इसके साथ साथ एक और नंबर दिया था 155, 225, 314, 732 और 1000, जिसमें से मैंने कहा था कि 3 पॉइंट पहले यानी जो अंक हैं उनसे हमें देखना है कि 3 अंक पहले दशमलव लगा देना है। उस आधार पे यहाँ पर दशमलव लगता है और इसी आधार पे हमने बताया था 0.1552 to 0.25225 और इसी क्रम में 0.225 से 0.314 से 0.732 और ये आपका था 0.732 से 1 तक। इसके सामने लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको और सामने लिखिए, है ना। इसके सामने 4 है और 0.314 से 0.732 तक 6 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए अब इनकी बात कर लेते हैं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो परमाणु का मतलब होता है कि कोई परमाणु है जो 3 अन्य परमाणुओं से घिरा हुआ, यही कोऑर्डिनेशन नंबर होती थी ना। 3 अन्य परमाणुओं से घिरा होता है, ये कोई बीच में परमाणु होगा जो अन्य 3 परमाणुओं से घिरा है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुजी टाइप की बनेगी, त्रिकोणीय टाइप की। तो हम लिखेंगे स्ट्रक्चर में त्रिकोणीय या त्रिभुजी भी लिख सकते हैं, त्रिभुजी, ट्राइगोनल। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए, जिंक ऑक्साइड और बोरान का क्लोराइड, बोरान क्लोराइड BCl3, ये एग्जांपल्स हैं इसके। इसकी बात कर ले, 4 अगर होते हैं तो जैसे 4 परमाणु है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 3 एक प्लेन पर होंगे और एक आपका ऊपर, ये आपका इस प्रकार से चौथा, यानी कि जिस प्रकार से 3 पत्ती होती है पंखे की और एक ऊपर होता है, तो इस प्रकार से आपका जो एक संरचना बन रही है पिरामिड टाइप में, तो हम उसको चतुष्फलकी कहेंगे। चतुष्फलकी
टेट्राहेड्रल। तो इसमें जैसे एग्जांपल्स हैं, आप लिख लीजिए जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड, ये इसका एग्जांपल हुआ। और इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये कैसे होगा? 6 में देखिए, आपको याद आ रहा होगा कि जो 4 परमाणु हैं वो आपस में इस प्रकार से, और एक ऊपर एक नीचे, और इस प्रकार से 2 पिरामिड, एक ऊपर बनेगा इस चतुष्फलक के ऊपर और एक इस चतुष्फलक के नीचे। अगर आपको याद आ रहा हो, NaCl के क्रिस्टल में हमने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकली थी, और वो अष्टफल की संरचना से घिरा हुआ था, 4 फलक ऊपर और 4 फलक नीचे, अर्थात 2 पिरामिड। हाँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये आपका अष्टफलकी हो गया, अष्टफलकीय टेट्रा वो ऑक्टाहेड्रल। और इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए NaCl, KCl, जो भी है इसके धातुओं के, जो क्षारीय धातुओं के हैलाइड थे उनके बारे में बात की गई थी। अब बात करते हैं ये ऑक्टाहेड्रल, ये 8 कोऑर्डिनेशन नंबर जिसकी है। तो इस प्रकार से 8 का मतलब होता है 4 परमाणु, और 4 परमाणु टोटल 8 परमाणु किसी एक को घेरे हुए हैं चारों तरफ से। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि 4 नीचे हो गए और 4 ऊपर हो गए, बीच में कोई एक परमाणु है जिसको घेरे हुए हैं। तो 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए, कहने का मतलब है ये एक फलक थी 4 की, और वो एक ऊपर से रख दी गई 4 के ऊपर 4, बीच में एक परमाणु को घेरे हुए हैं, वो आपस में चारों ऐसे सेंटर पार्ट को मिला दीजिए। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं एक ट्यूब संरचना बनती है, घन की संरचना आती है। तो ये हमारा जो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, उसकी संरचना क्यूबाइड होगी, यानी घनी होगी, है ना। तो घनी संरचना मिलने वाली है क्यूबिक। इसका एग्जांपल आपका सीजियम क्लोराइड। ये कुछ हमसे छूट गया था वीडियो में, तो इसको आप देख लीजिए और राइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसा भी है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आप डिफेक्ट इन सॉलिड। ओके, तो हम ये बात और कहना चाहते हैं कि जब किसी क्रिस्टल की त्रिज्यानुपात, रेडियस रेशियो मालूम होता है, तो हमें उससे बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। कैसे? पहली बात तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की जानकारी मिलती है। आपको कैसे पता? अगर कहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो आपका यहां से यहां के बीच में कोई सा भी है, 0.155 से 0.2525 तक अगर रेडियस रेशियो है, तो ये मान के चलिए कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मिलने वाली है। अगर यहां से कहीं से भी है तो आपको इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगी। अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमें पता हो जाएगा तो हम उस यूनिट की क्रिस्टल संरचना भी बता लेंगे। अभी अभी बताया, इन कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे ही हमने यूनिट सेल की क्रिस्टल संरचनाओं को देखा है। और जब क्रिस्टल संरचनाएं मिल जाएंगी तो आप एग्जांपल तो बता ही लेंगे, तो याद कर लीजिएगा एग्जांपल्स भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो, जो मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि सोडियम क्लोराइड का रेडियस रेशियो R+/R- इक्वल 0.525, बेटा याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, मैंने कहा था। और उस टाइम पे आपको लगा था कि अरे यार सर तो बड़ा बवाल मचा रहे हैं, पूरा याद करवा डालेंगे, हम कैसे याद कर पाएंगे, कोई बता ही नहीं रहे कि रेडियस रेशियो होता क्या है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। धनायन तथा ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात ही रेडियस रेशियो कहलाता है। मैंने पिछले वीडियो में काफी डिस्कस किया है। अब ये लेक्चर नंबर 17 है, मैंने 16 में बात की है। अब आप बात करते हैं सीधे सॉलिड के 200 पर, बिना देरी करते हुए। ओके, तो सॉलिड स्टेट की बात चल रही है, ठोसों की बात चल रही है। अब हम ठोसों में दोष पढ़ेंगे, आखिर ये दोष होते क्या हैं। तो चलिए इनको बताते हैं। ठोसों में दोष, ठोसों में दोष, इसको दोष को हम कह सकते हैं अपूर्णता, ये भी कह सकते हैं। समस्या ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
यही है। इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट लेसन है वो 3 नंबर का देता है, और 3 नंबर में से जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो यहां से आता है, ज्यादातर आपको यहीं से आता है, या तो फिर न्यूमेरिकल देगा। तो बात करते हैं कि अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से समझना है। तो हम पहले जानेंगे कि ठोसों में दोष होता क्या है, दूसरी बात जान लेंगे ठोस में जो दोष है वो कितने प्रकार का होता है, हमें पढ़ना क्या है। तो हम चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड में जो दोष है, तो उसकी डिफिनीशन तो हम बता ही देंगे, तुरंत आपको आ जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। दोष के जो प्रकार हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि डिफिनीशन आपको बड़ी आसानी से याद आ जाएगा। तो प्रकार, अब प्रकार में जो ठोस के जो आपके दोष मिलने वाले हैं वो 3 टाइप्स के मिलेंगे। ध्यान देने की बात है, हमें जो दोष पढ़ना है वो 3 प्रकार के हैं, लेकिन कौन सा पढ़ना है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट बिंदु दोष कह सकते हैं इसको ना, बिंदु दोष, बिंदु दोष। दूसरा है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब है पंक्ति दोष, है ना, लाइन ही तो कहते हैं ना उसको, रेखा, रेखा दोष या पंक्ति दोष। ओके। इसके बाद जो तीसरा है उसको हम कहेंगे प्लेन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट का मतलब एक पूरी तल का डिफेक्ट होना, तल दोष। ओके, ये 3 टाइप का आपका दोष है जो ठोसों में पाया जाता है। अब हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमारा सिलेबस में बहुत अच्छे से पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट को, बिंदु दोष को। ओके, चलिए हम एक बार पहले डिस्कस करते हैं कि दोष होता क्या है, हम कैसे जानेंगे कि दोष है। तो हम एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको परमाणुओं के बारे में बताया गया था कि परमाणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं और एक निश्चित व्यवस्था में बटे होते हैं, और कुछ इसी क्रम में आपका रखा जाएगा। तो हम इस टाइम से जब गोलों को व्यवस्थित कर लेंगे, ये पूरा बेटा 3D में होता है। 3D के मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी प्रकार से रहेगा, लेकिन हम इसको 2D में ही दिखा पाएंगे। तो आपको समझना है, क्योंकि ये बड़ा आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, आसान है। आप इसको देखेंगे आपको बहुत ही आसान लगेगा। मान लीजिए आपको इस प्रकार से एक क्रिस्टल की संरचना देखने को मिल रही है ना। जब क्रिस्टल की संरचना देखने को मिल रही है तो आपको मालूम है जो क्रिस्टल होते हैं वो धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि यहां पर बात जो हो रही है वो क्रिस्टलीय ठोसों में दोष की बात हो रही है। क्रिस्टलीय रहेंगे, आयनिक रहेंगे, तो एक होगा, अगर हम इसको प्लस मान लें तो दूसरा माइनस होगा उसका पड़ोसी, तो इसका पड़ोसी फिर से प्लस होगा और फिर से माइनस, प्लस माइनस प्लस। यहां से देखें, चाहे इधर से ही चलते आए, प्लस का माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस के बाद माइनस का नंबर आता है। वही क्रम आप चलते जाएं, माइनस के बाद प्लस माइनस, 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 प्लस। हम यहाँ पर अगर हम चाहते तो गोले में प्लस की जगह पर Na प्लस लिख देते और माइनस की जगह पर क्लोराइड आयन लिख देते, वो भी हो सकता था। लेकिन अगर हम उसको लिख देते तो आपको समझ में आता कि मैं NaCl की ही बात कर रहा हूं केवल,
यहाँ पर सोडियम प्लस होता है, यहाँ पर क्लोराइड आयन माइनस होता है, तो आपको क्लियर होता कि ये NaCl के लिए ही लागू है। रियल बात ये है कि ये सबके लिए है। यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन होते हैं, और अब इस प्रकार से जब हम देख पा रहे हैं तो क्या आपको कहीं पर भी इसकी जमावट में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न दिखता है क्या इस क्रिस्टल में आपको कहीं पर भी डिफेक्ट नजर आया, दोष नजर आया किसी भी क्रम में? क्योंकि आपने परिभाषा पढ़ी है कि जो क्रिस्टल होते हैं वो एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था में। तो आपने देखा कि नियमित व्यवस्था में, दीर्घपरासी व्यवस्था में है। ये केवल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं है, ये हजारों की संख्या में क्रम से लगे हुए हैं, और बाएं दाएं ऊपर ये पूरी हजारों करोड़ों की संख्या में, ये एक माइक्रो है, सूक्ष्म कण है जिनको हम नहीं देख सकते, वो इकट्ठा होकर के हजारों करोड़ों की संख्या में एक क्रम में व्यवस्थित है, तभी हम एक ठोस पदार्थ को देख पाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये एक नियमित व्यवस्था में है, तो क्या इसमें किसी प्रकार का दोष कह सकते हैं? कोई दोष नहीं है। अगर इसको कोई दोष नहीं है, ये आपका क्रिस्टल जो है किसी प्रकार का दोष डिफेक्ट नहीं रखता है, हम इसको कहेंगे आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल कहेंगे इसको, आदर्श क्रिस्टल कहेंगे, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का, जैसा कि मैंने बताया 3 प्रकार के दोष हैं, अगर किसी भी प्रकार का अगर इसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा तो आपका आदर्श क्रिस्टल नहीं रह जाएगा। तो हमें समझना है कि दोष क्या है। तो जब किसी क्रिस्टल संरचना में उसकी नियमित व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है तो हमें दोष कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी क्रिस्टल में उसकी नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में अगर किसी भी प्रकार की व्यवस्था अनियमित होती है या किसी भी प्रकार की व्यवस्था में अनिश्चितता मिलती है, यानी बिगड़ा हुआ स्वरूप मिलता है, तो हम उसमें कहेंगे कि हमारा क्रिस्टल दोषित हो गया है, यानी उसमें दोष आ चुका है। ओके, तो हमारा दोष हमको मालूम होना चाहिए कि दोष क्या है। दोष का मतलब है किसी क्रिस्टल में उसकी नियमित व्यवस्था में यदि कोई गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो वह दोष, वह ठोस या वह क्रिस्टल दोषित होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि उस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो चुका है। अब बात करते हैं कि ये आपका एक आदर्श क्रिस्टल है, यदि उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है तो वो आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। तो ये तो बात हो गई दोष की। दोष आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक साधारण से क्रिस्टल में किसी भी प्रकार की अनियमितता या उसके क्रम में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो हम उसको दोष कहेंगे। अब दोष 3 प्रकार से हो सकता है, इसको भी हमें समझ लेना है। तो देखिए, पॉइंट डिफेक्ट कहने का मतलब यह है इस क्रिस्टल में किसी 1-2 जगह अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है। ये डिफेक्ट कब होगा, कैसे मानेंगे कि डिफेक्ट आ गया? मान लीजिए यहाँ का प्लस गायब हो गया, यहाँ का माइनस गायब हो गया, कहीं कभी एक प्लस और एक माइनस गायब कर दिया और इस प्रकार से आपका क्रिस्टल है, तो ये आपका एक दोष तो उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन उससे गायब हो चुके हैं, यानी उसकी मात्रा में कुछ कमी आ गई है, तो ये आपका दोष उत्पन्न हो गया है। लेकिन ये किस टाइप का दोष है इन 3 में से, ये ध्यान करने की बात है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है हमारा बिंदु। अब बिंदु का मतलब है किसी 1 या 2 जगह बिंदुओं से हमारी कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए तो हम उसको पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। जब लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट आपको मालूम चल जाएगा तो पॉइंट डिफेक्ट ऑटोमेटिक आएगा। लाइन डिफेक्ट क्या है? लाइन का मतलब है कोई एक पूरी लाइन की लाइन डिस्टर्ब हो जाए, कोई सी भी लाइन,
पूरी जो 3D संरचना है उसमें कहीं की भी कोई एक लाइन या ऐसे कोई लाइन, कोई भी एक लाइन अगर डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब कैसे होगी, हो सकता है कि अरेंजमेंट में धन आयन, यहाँ का धन आयन और इसके साथ ये ऋण आयन ना हो, ये भी धन आयन हो, ये भी धन आयन हो, फिर धन आयन हो, फिर ऋण आयन हो। तो ये एक जो व्यवस्था है, जो एक पैटर्न है, उसमें गड़बड़ी जो आ रही है, वो गड़बड़ी अगर किसी एक लाइन में या कहीं पर 2-3 लाइनें ऐसी डिस्टर्ब हैं, तो अगर वो लाइनें ही डिस्टर्ब हैं, उसकी संरचना की, उसकी जो व्यवस्था है नियमित, उस व्यवस्था में लाइनें ही डिस्टर्ब हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम लाइन डिफेक्ट, पंक्ति दोष कहेंगे। अब बात करते हैं प्लेन, यानी एक पूरी तल का डिफेक्ट होना, यानी पूरी, ये आपकी 3D में है, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, हजारों, इस सॉलिड की बात करें, ये जो आदर्श हमारा क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल की बात करें, वो आदर्श क्रिस्टल पूरी लेयर के ऊपर हजारों लेयर जब बिछी है, उसमें बीच की पूरी लेयर की लेयर गड़बड़ी हो सकती है, पूरी पंक्ति में दोष हो सकता है, पूरी लेयर ही आपकी तल ही पूरा डिस्टर्ब हो, तो ऐसे दोष को हम कहेंगे प्लेन डिफेक्ट, तल दोष। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा दोष है, जब किसी आदर्श क्रिस्टल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो हम उसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। अब क्रिस्टल दोष कहने के अलावा क्रिस्टल दोष कितने प्रकार का हुआ, तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट है, जिसमें पॉइंट अगर किसी क्रिस्टल के कहीं एक बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर ही अगर दोष उत्पन्न होता है तो बिंदु दोष कहेंगे। अगर पूरी एक लाइन कोई डिस्टर्ब होती है, अनियमितता पाई जाती है, तो हम उसको पंक्ति दोष कहेंगे। और जब कोई एक पूरा प्लेन में डिस्टर्बिंग होती है, गड़बड़ी होती है, तो हम उसको तल दोष कहेंगे। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, जिसमें हमें पंक्ति दोष और तल दोष को सिर्फ मैं एक वीडियो बहुत आगे पीछे टाइम पर लेके आऊंगा, तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। हमारा मेन टॉपिक होगा पॉइंट डिफेक्ट, हम पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही बात करेंगे। ओके, तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर देता हूँ। वीडियो काफी लंबा होने जा रहा है, तो मैं पॉइंट डिफेक्ट को लेकर के थोड़ा बात करूंगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। चलिए, हमारा पढ़ना का जो टॉपिक है, पहला ही नंबर का पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो हमारा पहला ही प्रकार का दोष है, वही हमारे सिलेबस में, ये मान के चलिए बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है। सिलेबस में तो सब कुछ है, लेकिन वहीं से पूछा जाता है। तो हम पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष को हम समझ चुके हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक में कहीं कहीं बिंदुओं पर, यानी किसी बिंदु पर कोई गड़बड़ी मिलती है, तो हम उसको पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। लेकिन अब ये पॉइंट डिफेक्ट होता कितने प्रकार का है, मैं एक आपको क्लासिफिकेशन भी लेकर के अगले वीडियो में आऊंगा इस दोष से संबंधित, जिसमें सारे दोष के पॉइंट्स, कहां पर कितने पॉइंट्स है, वो क्लियर कर दूंगा मैं। लेकिन अभी फिलहाल पॉइंट डिफेक्ट में आप ये जान लीजिए कि पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, बिंदु दोष, वो 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार का एक है आपका रस समीकरण, समीकरण मितीय दोष, मितीय दोष, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक यहां लिखे देता हूं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर इसके बाद रस समीकरण मितीय दोष के दूसरे नंबर में आ लगा दीजिए, तो आरस समीकरण मितीय दोष होगा। आरस समीकरण पूरा सेम है, आ बस लग गया है, मितीय दोष, है ना। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये है। अब इस तीसरे की बात करें तो उसको बोलते हैं अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ध्यान से देखिए हमने किस दोष को उठाया है। 3 प्रकार के दोष थे, लेकिन हमने सबसे पहले वाला दोष जो है
पॉइंट डिफेक्ट को लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से रस समीकरण मिति दोष और अरस समीकरण मिति दोष और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इनको और डिस्कस करता हूं। रस समीकरण मिति दोष में हम शॉर्टकट में लिखते हैं, बाकी अभी आपको नेक्स्ट में डिस्कस किया जाएगा। रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष ये दो टाइप का होगा। दो टाइप में आपका एक सिंपल सा है शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष, इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, और दूसरा है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट। ये दो डिफेक्ट आपके हैं, काफी सिंपल है, मैं इनको डिस्कस करूंगा। सिंपल बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रस समीकरण मिति दोष, जैसा कि आपने देखा रस समीकरण मिति दोष में दो हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। बहुत अच्छे से याद करिएगा इनको कि किस प्रकार का डिफेक्ट कौन सा है। रस समीकरण के बाद अरस समीकरण की बात कर लें। अरस समीकरण दोष में ये भी आपका टू टाइप्स का है, टू टाइप्स का ये भी है। एक है आपका ऋणायन रिक्ति दोष, ऋणायन रिक्ति दोष, दूसरा है इसमें अंतराकाशी, अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष, अतिरिक्त धनायन दोष, अतिरिक्त धनायन दोष, ये है आपके दो टाइप। जैसा कि मैंने बताया कि रस समीकरण मिति दोष और अरस समीकरण मिति दोष दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट डिफेक्ट के ही भाग हैं। अशुद्धता दोष भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम ये आज हमने ये देखा कि हमारा जो दोष है ठोसों में, जो पहला पॉइंट है वो बिंदु दोष है। उस बिंदु दोष को तीन भागों में बांट दिया गया, रस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धता दोष, जिसमें से रस समीकरण मिति दोष में दो टाइप के हैं, काफी सिंपल मिलेंगे आपको, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। दूसरा है इसमें अरस समीकरण मिति दोष में दो ही दोष ये भी है, मैंने लिख दिया है, ऋणायन रिक्ति दोष और अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। ओके, तो अब बात करते हैं कि जो ये दोष है इसमें एक शब्द आपको मिल रहा है रस समीकरण। रस समीकरण स्टाइकियोमेट्रिक होता क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक क्या है? ये शब्द क्या है? इस शब्द का मतलब ये है, जब इस क्रिस्टल में, जो हमारा क्रिस्टल होगा आदर्श क्रिस्टल होगा, तब तो हमारी कोई गड़बड़ी ही नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। जब ये आदर्श क्रिस्टल नहीं रह गया, मतलब इसमें दोष आ गए। अब ये दोष किस प्रकार का है ये डिसाइड करेंगे। जब हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो इस क्रिस्टल में जो NaCl है, मान लीजिए हमने NaCl लिया और 8 बार इसमें Na है और 8 बार Cl है, तो कहने का मतलब है कि इसमें 8:8 हमारा सूत्र में मिल रहा है, अर्थात 1:1 है। NaCl एक के हिस्से में एक Na और एक Cl आता है, तो ये आपका दोष तो है, लेकिन आपकी जो अनुपात है कोई गड़बड़ी नहीं आई। जो रियल में हमारा अनुपात होता है NaCl में 1:1 होता है, एक Na के साथ एक Cl आता है, एक धन एक माइनस।
ये दोनों आपको मालूम है कि एक Na के साथ एक Cl रहता है। तो यहां पर जो अनुपात है 1:1 का, वो यदि उस क्रिस्टल में भी मिल जाए तो इसका मतलब साफ है कि क्रिस्टल के अनुपात में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आई है। भले ही दोष उत्पन्न हुआ है, आपके जो जालक बिंदु हैं, ये जो आपके पॉइंट डिफेक्ट हैं, बिंदुओं में दोष उत्पन्न हुआ है या किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ है, लेकिन आपके अनुपात में कोई प्रॉब्लम यदि नहीं आई है, सोडियम और क्लोराइड दोनों ही अगर हटते हैं, तो मैं अभी डिस्कस करूंगा इसके बारे में, पर आप इतना समझ लीजिए थोड़ा सा कि जब दोष उत्पन्न है लेकिन उसके बावजूद उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हमारा रस समीकरण मिति दोष कहलाएगा, रस समीकरण मिति दोष कहलाएगा। अगर इनके अनुपात में परिवर्तन आएगा तब जाके अरस समीकरण मिति दोष आएगा। मैं आपको दिखाता हूं और इनके बारे में हिंट देता हूं कि ये आखिर है क्या। मैं इस वीडियो में भी काफी आपको मात्रा में बताऊंगा ताकि आगे आने वाले वीडियो में भी कोई प्रकार की समस्या नहीं बने अचानक से, क्योंकि काफी ये टॉपिक काफी लंबे हैं और इसलिए हमको धीरे धीरे करके 2-3 टुकड़ों में इसको बांटना है ताकि आपको आसानी हो। तो देखिए, हमने कहा रस समीकरण मिति दोष में, रस समीकरण मिति दोष में 2 टाइप्स के मैंने बताए। एक आपका शॉटकी और दूसरा फ्रेंकल। ये दोनों ही साइंटिस्ट के नाम हैं, इसलिए इनकी इंग्लिश अलग से नहीं होगी, वही होगा। तो हम बात करने वाले हैं शॉटकी और फ्रेंकल में। तो गौर से देखिएगा, हम यहां पर हम परमाणुओं को A प्लस B माइनस दिखा रहे हैं, ओके। B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, इस प्रकार से हम क्रम से, अब यहाँ पर प्लस है तो अब माइनस कब पड़ोसी आएगा, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, गोलों के रूप में घेर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं A प्लस B माइनस रखने का रीजन ये है हमारे कि हम किसी एक NaCl को लेकर के नहीं चल रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं, सभी इस प्रकार से। हाँ, फिर से B माइनस के बाद अब यहाँ A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, इस प्रकार से जब आप जमा लेंगे तो एक आपको स्पष्ट संरचना देखने को मिलती है। आप इनको टच करा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ठोस के अणु बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में होते हैं। तो इस रूप में जब आप जमा लेंगे तो आपको एक बढ़िया सी स्ट्रक्चर मिलेगी। अब इस क्रिस्टल को आप अच्छे से देखिए, क्या इसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट या कुछ आपको अपूर्णता मिलती है क्या? नहीं है, आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। तो ये आपका हो गया आदर्श क्रिस्टल, यहां तो कोई समस्या ही नहीं है। यहां पर देखिए, बहुत अच्छे से अब बनाऊंगा। B माइनस की बारी है, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस हो चुका है, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, यहाँ A प्लस के बाद B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। ये तो आपका सॉलिड है, क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में आपको देखने को मिलेगा कि हम किस प्रकार के दोष को उत्पन्न करा दे तो किस प्रकार का दिखने लगता है। यह आपका एक क्रिस्टल है जो कि अभी भी आदर्श क्रिस्टल है। अब हम शॉटकी डिफेक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट एक शॉर्ट लग जाना, कम हो जाना। कम होने का मतलब यह है कि कभी भी क्रिस्टल में जो हटेंगे धन आयन और ऋण आयन,
वो दोनों ही बराबर मात्रा में हटेंगे। अगर नहीं भी बराबर मात्रा में हटेंगे तो उनके आवेश तो बराबर रहने हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो हम देखिए, हम किसी को भी अब कोई से भी एक गायब कर दें, प्लस एक गायब कर दिया तो कहीं का भी बी माइनस बी गायब कर दीजिए, आपको देखने को क्या मिला? बिंदु दोष मिला, पॉइंट में गड़बड़ी है, बिंदु दोष आपका उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं कि अगर ये बिंदु दोष है तो षटकी दोष में, बिंदु दोष में रस समीकरण मिति दोष ही क्यों है? क्योंकि जितने ए परमाणु थे पहले शुरुआत में कितने थे? 1 2, इस लाइन में 2 हैं, 2 हैं और 2 हैं, 2 हैं, 8 हैं। तो ए माइनस टोटल 8 है, बी माइनस भी 8 होंगे, है ना। अब दोनों का जो रेशियो है, देखिए ए रेशियो का जो बी रेशियो है वो 8 रेशियो 8 है या 1 रेशियो 1 है। तो अगर हमारा एक ए गया है तो एक बी भी तो गया है। क्या हमारे इस प्रकार के किसी अनुपात में एक अनुपात जो एक अनुपात आ रहा है, अब 7 हो गए, कोई बात नहीं, 7:7 यानी 1:1, क्या अनुपात में कोई गड़बड़ी आई है? दोष उत्पन्न हुआ है, फिर भी उनके रेशियो में, जो प्रारंभिक रेशियो था परमाणुओं में, आयनों में, जो क्रिस्टल के आयनों में रेशियो था, वो कहीं गड़बड़ाया? कहीं भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन दोष उत्पन्न है, इसलिए हम इसको कहेंगे रस समीकरण मिति दोष। ऐसे दोष जिनमें परमाणुओं के, अर्थात क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार से उत्पन्न दोष रस समीकरण मिति दोष कहलाते हैं। तो ये हमारा रस समीकरण मिति दोष तो हो गया। चलिए अब दो में से कौन सा दोष है? षटकी डिफेक्ट का मतलब होता है कम, एक प्रकार से आपको समझ लेना है। षटकी तो साइंटिस्ट का नाम है, पर अब षटकी मतलब शॉर्ट लग गया, कम हो गया। और कम का मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको कम हो चुका है, कम हो गया है। अनुपात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आयनों की बात कर रहा हूं। वो आयन कम हो गए, अभी 8 थे, फिर 7 हो गए। जब इस प्रकार से कमी आती है तो ये आपका षटकी डिफेक्ट कहलाता है। ओके, बात क्लियर है? जब कहीं से भी कोई एक, जरूरी नहीं कि एक धन आयन गायब हो जाए, 2-3 ठो गायब हो जाए, और 2-3 ठो ऋण आयन, जो जितने गायब होंगे धन आयन उतने ही ऋण आयन गायब होंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी कमी होगी वो बराबर में संतुलित मात्रा में रहेगी, अनुपात वही रहेगा, लेकिन बीच बीच में जो बिंदु दोष आ रहा है वो आपका षटकी प्रकार का होगा, कम हो गया, इसका घनत्व तो कम हो जाएगा। 8 का वजन कुछ अलग रहेगा, 7 का कुछ अलग रहेगा, है ना। तो ये आपका घनत्व भी कम कर रहा है, ध्यान देना है। षटकी में कम हो जा रहे हैं, कम होगा तो घनत्व भी कम हो जाएगा। एक पॉइंट भी है कि घनत्व भी कम हो जाएगा। अब फ्रैंकल की बात करते हैं। चला फिर से इसको जरा आदर्श क्रिस्टल बना लेते हैं। अब ये आदर्श क्रिस्टल हुआ, यहां फ्रैंक आपको समझ में आ रहा है। फ्रैंक का मतलब एक प्रकार से जो फ्रैंक, अब मुझे तो नहीं मालूम कि फ्रैंक क्या होता है, बट मुझे इतना पता है कि लोग जब वो कोई ज्यादा बोलता है तो उसको लोग फ्रैंक कहते हैं। जो भी हो भगवान जाने। यहाँ पर आप देखिए फ्रैंक का मतलब, मेरे फ्रैंक का मतलब ये है कि कोई धनायन, ये वाला चाहिए वाला चाहिए वाला, मतलब कोई भी धनायन, कहीं से भी क्रिस्टल का, कहीं भी भाग का कोई भी धनायन अपना स्थान रिक्त करके, अपना स्थान जो है जहां पर है, मूल स्थान छोड़ करके कहीं भी भग जाएगा और किसी भी जगह पर आके रख जाएगा। यानी ये स्थान छोड़ के यहाँ पहुंच गया, या यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, या ये वाला छोड़ के इधर पहुंच गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक धनायन अपना मूल स्थान छोड़ करके रिक्तियों में चला जाए तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। रिक्तियों से चला जा चुका है तो इस प्रकार से आपको देख रहे हैं, फ्रैंक हो गया, चला गया। तो ये आपका इस पहले वाले जैसे कमी नहीं हुई है, ये यहां नहीं है तो यहां है, यहां नहीं है तो इधर आ गया, कमी तो नहीं हुई है, वो वहीं पे तो है, उसी कमरे में, यहां नहीं बैठा तो वहां बैठा है। लेकिन पिछला वाले दोष में षटकी में क्या हुआ था? सीधी बात, कम हो गए थे, चले ही गए थे, वहां से निकल ही गए, उस क्रिस्टल में है ही नहीं, तो वहां कम हुआ था।
घनत्व कम हो गया था, जगह खाली पड़ गई थी। यहाँ जगह खाली पड़ गई है तो कहीं और जगह ज्यादा भर गई है, तो घनत्व तो कहीं कम नहीं हुआ, परमाणुओं की संख्या ही कम नहीं हुई है, तो घनत्व भी कम नहीं हुआ है। जब कम नहीं हुआ है, जैसा कि हमने बताया कि जितने परमाणु पहले थे उतने अब भी हैं, है ना, तो अनुपात में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो रस समीकरण मिति दोष है, लेकिन फ्रैंकल है क्योंकि अपनी जगह छोड़ करके बीच में कहीं पर जाके घुस गया है। और ये कहाँ घुस गया है, इसको बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। ये जो जगह है चार परमाणुओं के बीच में, जो परमाणुओं के बीच जो जगह है, अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थान, इंटरस्टेशियल स्पेस। तो इस स्पेस में वो चला गया है, अर्थात ये जो धनायन था उसका आकार काफी छोटा होगा, तो रिक्ति में जाकर चला गया। तो इससे ये भी बात स्पष्ट होती है कि फ्रैंकल दोष उनमें स्पष्ट होगा, फ्रैंकल दोष उनमें मिलेगा जिनमें धन आयन की आकार ऋण आयन से अलग होते हैं, यानी धन आयन के आकार छोटे होते हैं, ऋण आयन के आकार बड़े होंगे, अर्थात धन आयनों और ऋण आयनों के आकार में अंतर होता है। जबकि यहाँ पर आपने देखा था कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट में एक यहाँ का गायब हुआ, एक यहाँ का सीधे गायब ही हो गए थे, वो कहीं पर इधर उधर नहीं भरे थे, अंतराकाशीय स्थान में भी नहीं गए। इसका मतलब है कि वहां पर जो घनत्व है वो कम हुआ है और साथ में जो साइज है परमाणुओं की वो एक जैसी है। अर्थात शॉर्टकी डिफेक्ट उन क्रिस्टलों में मिलेगा जिनमें परमाणुओं के, और यानी परमाणुओं के मतलब है धन आयन और ऋण आयन के जो आकार है वो लगभग बराबर मिलेंगे। मैं आगे एग्जांपल सहित से सारे डिटेल्स लिखाऊंगा तो उसको देखेंगे, पर आपको यहाँ समझ में आया होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट माने कम हो जाना, यानी घनत्व भी कम हो जाएगा। जब कहीं के यहाँ परमाणु और यहाँ परमाणु गायब हो जाएंगे तो घनत्व कम हो जाएगा, भले ही अनुपात बराबर रहेगा, लेकिन घनत्व कम होगा, यहाँ का घनत्व नहीं कम होगा क्योंकि यहाँ का एक इधर आ गया है, बाकी वही चीज है। तो घनत्व कम नहीं हुआ है, यहाँ घनत्व कम हुआ है, यहाँ परमाणुओं की अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ भी परमाणुओं की अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं, यानी दोनों रस समीकरण मिति दोष है। अर्थात ऐसे दोष उत्पन्न हो क्रिस्टल में जब उनके अनुपात में किसी जो मूलानुपाती सूत्र है, जो प्रारंभिक सूत्र है, और उनके उत्पन्न दोष के बाद भी क्रिस्टल के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ऐसे दोष को रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। अगर ऐसा उत्पन्न दोष में अनुपात बिगड़ जाए तो हम उसको अरस समीकरण, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे, और उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।